हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मशीन डिज़ाइन। तो जैसा कि हम लोगों ने मशीन डिज़ाइन के बारे में सुना है, हमारे डिप्लोमा में फाइनल ईयर यानी कि थर्ड ईयर में ये सब्जेक्ट होता है और बीटेक थर्ड ईयर में ये सब्जेक्ट होता है, फाइनल ईयर में नहीं होता है। तो आज हम लोग स्टूडेंट उसी नए सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये समझेंगे कि मशीन डिज़ाइन हमारा होता क्या है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इसे पढ़ते क्यों हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है। देन आफ्टर हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे कि सपोज करिए कि बाय द वे मशीन डिज़ाइन हम पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टडी करनी है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, बहुत डीप स्टडी जाके करनी है, तो आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरीके की सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग डील करेंगे अपने सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन में। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं मशीन डिज़ाइन, तो चलिए पहले हम एक छोटी सी हेडिंग डालते हैं, मशीन डिज़ाइन। तो इसमें क्या होता है, देखिए बेसिकली मशीन डिज़ाइन क्या होता है, आप समझते हैं कि डिज़ाइन होता क्या है। पहले इसमें अगर हम लोग डिज़ाइन टर्म की बात करें, फिर उसके बाद किसकी डिज़ाइन करेंगे, मशीन की डिज़ाइन करेंगे। तो ऐसा देखिएगा, जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, सपोज करिए कि हमें अगर कोई की बनानी हो, की मतलब चाबी, कोई कपलिंग बनानी हो, गियर बनाना हो, नट बोल्ट बनाने हो, स्क्रू बनाने हो, तो हम क्या करेंगे, बेसिक पहले हम क्या करेंगे, सपोज करिए हम क्या करेंगे, लेट्स ए एग्जाम्पल ऑफ की। मान लीजिए हमें की को बनाना है, हमें मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर होगा उसे की को बनाना है। अब उस मैन्युफैक्चरर के पास समस्याएं हैं कि हम की को बनाने के लिए किस किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो उठाएगा वो कि ये सोचेगा कि इस की का उपयोग कहाँ पे करना है, पहले उसे ये जानना ज़रूरी है। अगर इस की का उपयोग उसे नहीं पता है, यूज नहीं पता है, तो वो उस की को बनाने के लिए प्रॉपर जो मटेरियल यूज किया जाएगा उसको सिलेक्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए की का उपयोग हैवी वेटेड ड्राइव्ड मशीनों में किया जाएगा, तो वहाँ पर अगर वो सॉफ्ट या डक्टाइल मटेरियल या फिर लो डेंसिटी मटेरियल की बना देगा, तो ये की आपकी फेल कर जाएगी। फिर तो मैन्युफैक्चरर का पूरा लॉस है भाई। अगली बार वो आदमी उस की को परचेज नहीं करेगा, कहेगा ये कंपनी बेकार है, इसे हम लोग नहीं लेंगे, अच्छी कंपनी का लेंगे। तो अच्छी कंपनी मतलब क्या, एक अच्छी कंपनी वही होती है जो हमारे कंज्यूमर यानी कस्टमर की सारी डिमांड को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट को बनाती है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट को बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना। तो अब इस की को अगर हमें बनाना होगा तो पहले वो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा कि इस की को कहाँ पे यूज करना है। उसके बाद अब उसे बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी डियर, जो रिक्वायरमेंट होगी, पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या होगी कि हमें सेलेक्टिव मटेरियल चाहिए होगा, है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे। किसी भी डिजाइन एलिमेंट को डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ मटेरियल प्रोसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब सपोज करिए कि हमें इस तरीके की बनानी थी। अच्छा, आपको की के बारे में भी पता होना चाहिए। मान लीजिए हमें ऐसी की बनानी थी, ये आपको एक टेपर की दिखाई दे। की तो बहुत तरीके की होती है, ऐसी भी की होती है, इस तरीके की भी ऐसी की होती है। इस पे आप इस तरीके से ऐसे भी डिजाइन बने होते हैं, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ की, मान लीजिए हमें की बनाना हो, या अनदर एग्जांपल ले लीजिए, हमें कोई शाफ्ट डिजाइन करनी हो। एग्जांपल नंबर 2 ले लीजिए, हमें कोई
शाफ्ट की डिजाइनिंग करनी हो तो शाफ्ट आपका कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है। अब शाफ्ट डिजाइन करने के लिए भी मैन्युफैक्चरर को ये पता करना होगा कि ये शाफ्ट हमारी किस पर्पज के लिए यूज की जाएगी। अगर आपको सपोज करिए गेहूं पीसने की मशीन जो है वहाँ पर जो पुली को शाफ्ट पर कनेक्ट किया जाता है। दूसरी बात आप देखिए कि आप छोटे छोटे खिलौनों को देखिए, वहाँ पर भी तो बहुत हल्के प्लास्टिक के शाफ्ट लगे होते हैं। जब खिलौने मूव करते हैं शाफ्ट वो भी होती है, लेकिन वो तो प्लास्टिक का बहुत लाइट वेटेड हो गया। तो कुल मिलाकर हमें पहले ये पता करना होगा कि हमारा पर्पज क्या है, किस पर्पज के लिए इसे हम बनाएंगे। जब पर्पज पता चल जाएगा तो इस शाफ्ट को बनाने के लिए पहली रिक्वायरमेंट हमारी डियर क्या होगी, मटेरियल का सिलेक्शन। पहली रिक्वायरमेंट हमारी होगी मटेरियल का सिलेक्शन। अब बात करते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट की। चलिए अब बात करते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट। देखिए बेसिकली 3 रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होती है किसी भी प्रोडक्ट की डिजाइन करने के लिए। बेसिक हमें 3 प्रोसेस पता होने चाहिए। अच्छा ये देखिए हमें अब मटेरियल हमें पता चल गया। मटेरियल के बाद हमें सेकेंड स्टेप क्या पता होना चाहिए कि इस की लंबाई कितनी होगी, इस की चौड़ाई कितनी होगी, इस की हाइट कितनी होगा, यहाँ पर इसका जो हेड दिया है उस हेड का स्पेसिफिकेशन कितना होगा। इस तरीके से स्पेसिफिकेशन ऑफ की मतलब इस की के स्पेसिफिकेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सेकंड जो बेसिक रिक्वायर्ड होगा इस की को बनाने के लिए वो हमारा क्या होगा, स्पेसिफिकेशन ऑफ की। स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहे वो की हो चाहे वो शाफ्ट हो। अब शाफ्ट के लिए अगर बात करेंगे तो कोई भी शाफ्ट बनानी हो तो जब तक उसका डायमीटर हमें नहीं पता होगा हम कैसे बनाएंगे। 10 mm डायमीटर के शाफ्ट की ज़रूरत थी, आप 20, 25, 30 पता नहीं कितने का बना रहे हैं, कोई परचेज करेगा नहीं करेगा। जब रिक्वायर्ड होगी 10 mm डायमीटर की तो उससे ज़्यादा या कम का कोई क्यों परचेज करेगा। तो इसीलिए शाफ्ट को बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, डायमीटर की। अच्छा आप कहेंगे सर ये लेंथ की भी तो ज़रूरत पड़ती है। आप कहेंगे नहीं सर, शाफ्ट डिजाइन करने के लिए हमें लेंथ भी एक पैरामीटर है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए यहाँ से हम दिखा देते हैं कि शाफ्ट को डिजाइन करने के लिए केवल और केवल डायमीटर पैरामीटर की रिक्वायर होती है। लेंथ हमारा क्या होता है, कांस्टेंट या फिक्स मान लिया जाता है। कैसे, जब हम शाफ्ट को कास्टिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, 50 फीट 20 फीट एक लंबी शाफ्ट बना लेते हैं। डायमीटर तो हम फिक्स रखेंगे। अब उस शाफ्ट में से हम काट कर छोटे छोटे टुकड़े को यूज कर लेते हैं। तो मतलब डिजायरेबल जो डेटा हमें होगा वो डायमीटर होगा। लेंथ को हम कांस्टेंट मान सकते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी जब आप कट करेंगे तो वहाँ पर रिक्वायर्ड लेंथ आपको पता होनी चाहिए कि आपको जो शाफ्ट मांग रहा है वो कितने मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर की लेंथ के शाफ्ट को रिक्वायर्ड करेगा। तो कुल मिलाकर इस शाफ्ट को बनाने के लिए डायमीटर और लेंथ की रिक्वायर्ड है, लेकिन बेसिक रिक्वायर्ड हमारी किसकी होगी, डायमीटर की होगी। बेसिक रिक्वायर्ड हमारी किसकी होगी, डायमीटर की होगी। तो कुल मिलाकर दूसरा स्टेप जो हमारा होगा स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। देन थर्ड रिक्वायरमेंट हमारी क्या होगी, अब इसे किस प्रोसेस के थ्रू बनाएं। थर्ड रिक्वायरमेंट हमारी होगी इसे किस प्रोसेस के थ्रू बनाएं। तो वो हमारा हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, है ना। तो ये हमारा हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग बेसिक डिजाइन करने के लिए किसी भी चीज़ की। देखिए आप समझिए, जब मान लीजिए कि इस मार्कर को हमें बनाना था
तो अब पहले ये डिमांड आई कि इस मार्कर की क्या, अगर हम मान लीजिए कि 1 मीटर लंबा मार्कर बनाते तो क्या हमें सूटेबल होता यहाँ पे लिख पाना? बिल्कुल सूटेबल नहीं होता। तो कंपनी को ये जानना जरूरी है कि हमारे सूटेबिलिटी के लिए हम अगर मार्कर का यूज करके पढ़ा रहे हैं तो हमें कितने लेंथ के मार्कर को पकड़कर आसान होगा पढ़ाना। तो वो कंपनी हमारा सर्वे कराएगी कि मार्केट में मार्कर के क्या लेंथ की डिमांड है। एक अच्छी जो कंपनी होती है वो सर्वे कराती है, देन उसके बाद उसे पता चलेगा कि अच्छा नहीं मार्कर की केवल ये वाली लेंथ जो है सबसे ज़्यादा सूटेबल है और डिमांडेबल है मार्केट में। तो इसे एक स्टैंडर्ड लेंथ बोल देते हैं। वो स्टैंडर्ड लेंथ हमारी क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। हर कंपनी, चाहे वो कैमलिन बनाए चाहे वो बर्जर बनाए, जो भी कंपनी इस मार्कर को बनाएगी डियर, वो उस लेंथ को फिक्स करके बनाएगी, क्योंकि उसे पता है कि एक अच्छी कंपनी ने अपना सर्वे निकाला है जिसमें इसकी लंबाई हमारी कांस्टेंट कर दी गई थी। अब उसके बाद बात करेंगे इसके डायमीटर की। अच्छा, डायमीटर देखिए, अगर मान लीजिए कि इतना मोटा मार्कर बना दिया जाए तो हम अपने हाथ से पकड़ के लिख नहीं पाएंगे, फिर हमें दोनों हाथ से पकड़ के लिखना होगा। तो क्या हमारे लिए कंफर्ट होगा? नहीं कंफर्ट होगा। मान लीजिए जैसे आप पेन की नीडल देखते हैं, मतलब रिफिल जिसे बोलते हैं, तो उसे आप बहुत पतला कर दिया जाए तो भी आप पकड़ के बिल्कुल पतला आप लिख नहीं पाएंगे। तो उसे उस डायमीटर को सेलेक्ट करना होगा। तो द मेन क्राइटेरिया फॉर डिजाइन द मार्कर, फर्स्ट क्राइटेरिया तो ये होगा कि इस मार्कर को किस मटेरियल का बनाएं। अब सपोज करिए कि हमें आसानी से लिखना है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे पढ़ाना है। अगर ये हैवी वेटेड मार्कर बन जाए, हैवी वेटेड मार्कर बन जाए तो हम 2 घंटे में हमारा हाथ थक जाएगा इसे पकड़ के। मान लिया हमने कास्ट आयरन का बना दिया, स्टील का बना दिया, तो हमारा हाथ थक जाएगा। तो ये जो मटेरियल क्राइटेरिया है सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो वही हमने लिखा कि किसी भी चीज़ को डिजाइन करने के लिए सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, देन आफ्टर उसका स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और देन आफ्टर उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये मेन क्राइटेरिया होते हैं किसी चीज़ को डिजाइन करने के लिए। इसी डिजाइन से हम लोग अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब ये समझिए कि दुनिया में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो इस मशीन डिजाइन पार्ट से होकर आगे ना गुजरे। सारे एलिमेंट जो भी दुनिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं सबको पहले हम एक डिजाइन प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे, देन आफ्टर उसे हम लोग परफॉर्म करके प्रोड्यूस करेंगे। तो मशीन डिजाइन इज ए पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन विच वी आर यूज्ड टू डिजाइन द एलिमेंट्स ऑफ मशीन। मशीन के जितने भी एलिमेंट होते हैं, कोई भी मशीन बनती है डियर, तो वो क्या होता है, छोटे छोटे या बड़े बड़े कंपोनेंट्स के असेंबल से बनती हैं, है ना। तो जो ये डिज़ाइन पार्ट था, पहले तो मैंने बताया कि बेसिक डिज़ाइन में क्या रिक्वायर्ड होता है। देन जो मशीन डिज़ाइन होगा, जब हम लोग पढ़ेंगे मशीन डिज़ाइन के बारे में, हम लोग यहाँ बिल्डिंग डिज़ाइन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम लोग किसकी बात करेंगे, मशीन डिज़ाइन। बिल्डिंग में भी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ सिविल इंजीनियर आता है, पहले पूरी डिज़ाइन बनाएगा, सीढ़ी यहाँ होगी, बाथरूम यहाँ होगा, किचन यहाँ होगा, 4 फ्लोर का होगा, चौड़ाई इतनी होगी, लंबाई इतनी होगी। तो वो होता है आपका डिजाइन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। कंक्रीट आपका इतने डेंसिटी का लगेगा, है ना, तो ये होता है। लेकिन यहाँ हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन के कंपोनेंट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिजाइन प्रोसेस का यूज करते हैं। अच्छा, इसे पढ़ने के लिए पहले हम कुछ आपको कन्वेंशनल बुक्स के बारे में बता देते हैं, फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि हमें एक नया सब्जेक्ट डील कर रहे हैं, तो पहले इस सब्जेक्ट का हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है, वो तो मैंने एक ओवरव्यू दे के आपको बता दिया। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि इसे पढ़ने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, तो जब मशीन डिज़ाइन हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बुक की, अगर हम बात करेंगे बुक की, तो वन ऑफ द फेमस बुक फॉर मशीन डिजाइन पर्पज, दैट मीन्स वीबी भंडारी। भंडारी सर की आप बुक फॉलो करिए, आप फॉलो मत करिएगा, वो आपके लिए केवल इसलिए बता रहे हैं इन फ्यूचर जब आपको कन्वेंशनल टाइप की स्टडी करनी हो। अदरवाइज हम आपको यहाँ पे मशीन डिजाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे जेई लेवल में आते हैं,
जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन टॉपिक्स को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड स्टडी करेंगे। दैट मीन्स आपको बुक की रिक्वायर्ड नहीं महसूस होगी। लेकिन फिर भी अगर आप फ्यूचर में अपने आप को बिल्डअप करना चाहें, किसी एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बनना चाहें, तो उसके पर्पज़ के लिए आपको एक बेस्ट बुक में हम फॉलो करवाएंगे। वो होगी आपकी वीबी भंडारी, बेस्ट बुक फॉर मशीन डिजाइन। अब इसमें आपका क्या होगा, कन्वेंशनल भी आपका इम्प्रूव होगा, न्यूमेरिकल पोर्शन भी इम्प्रूव होगा, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी आपकी टफ होगी। लैंग्वेज आपकी थोड़ी सी टफ होगी। अगर सिंपल लैंग्वेज की बात करें, सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो आसान सी बुक होती है RS खुरमी। अब ये ऑब्जेक्टिव जो RS खुरमी आपकी जेई वाली आती है, ये उसकी बात नहीं हो रही है। RS खुरमी की मशीन डिजाइन करके एक बुक आती है, लगभग इतनी मोटी होती है ना, उसकी बात हो रही है। तो बेसिक आप 2 बुक ही सफिशिएंट है। इन दोनों बुकों का यूज कर सकते हैं अपने नॉलेज को कन्वेंशनल लेवल का बिल्डअप करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करनी है तो सबसे अच्छा कौन सा बुक होगा मशीन डिजाइन के लिए। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से डियर देखिए, ये हमारे एग्जाम में देखिए मशीन डिजाइन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो होता है और होना चाहिए, क्योंकि विदाउट मशीन डिजाइन ना हम सोम पढ़ पाएंगे। सोम का मतलब क्या है, जैसे हम किसी मटेरियल का फेल्योर पढ़ना चाहेंगे तो जब तक मटेरियल बनाएंगे नहीं तो फेल्योर कहाँ से पढ़ेंगे। और थ्योरी ऑफ मशीन में भी अगर हम गियर नहीं बनाएंगे, है ना, पंप नहीं बना मतलब सॉरी कपलिंग नहीं बनाएंगे, क्लच नहीं बनाएंगे, तो ये सब बनाने के लिए हमें मशीन कंपोनेंट की रिक्वायर्ड होती है। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स और अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, जितने भी पार्ट में हमें मशीन कंपोनेंट की रिक्वायर्ड होती है, सब कंपोनेंट बनाने के लिए मशीन डिजाइन की रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट तो ये हमारे लिए होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सबसे पहले ये दिमाग में आता है कि इसका वेटेज हमारे एग्ज़ाम में कितना होता है। बिल्कुल होता है और होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको जिस सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके वेटेज के बारे में नहीं पता होगा तो पता चला कि मशीन डिजाइन से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हर साल आता है और आप सबसे ज़्यादा मशीन डिजाइन पे ही फोकस होकर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा, बेकार है। इसीलिए पहले ये पता करना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा होता है और किस सब्जेक्ट का वेटेज कम होता है। तो आप जब SSC पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, सपोज करिए कि हम लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए अगर SSC पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसका वेटेज बहुत कम होता है ना, लगभग 4 से 6 क्वेश्चन एवरी ईयर पुटअप कर लिए जाते हैं। तो इसीलिए, लेकिन ये क्या होता है कि आपके सिलेबस में होता है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए पढ़ाना पड़ता है। चलिए, और पढ़ना भी पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, हमें एक एक क्वेश्चन को फोकस करके चलना है, बिकॉज ऑफ मेरिट हर साल इंक्रीज कर रही है। चलिए, तो ये देखिए, पहले ये हो गया हमारा कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ मशीन डिजाइन। बुक्स की बात करेंगे तो वीबी भंडारी साहब की आप ले सकते हैं या RS खुरमी की ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मशीन डिजाइन। माय डियर, स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मशीन डिजाइन। चलिए, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मशीन डिजाइन। तो सबसे पहले मशीन की बात कर लेते हैं। जब इसमें हम लोग बात करेंगे कि मशीन हमारी क्या होती है, तो मशीन इज ए सेट ऑफ कंपोनेंट। मशीन इज ए सेट ऑफ कंपोनेंट। कोई एक कंपोनेंट की मशीन नहीं बनती है, कई सारे कंपोनेंट का सेट होता है ना। तो ऐसे देखिए, मशीन इज
इज ए सेट ऑफ कंपोनेंट। मशीन हमारा क्या होता है डियर, कई सारे सेट का कंपोनेंट होता है एंड दैट कंपोनेंट डिजाइन इज यूज्ड इन मशीन डिजाइन। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि मशीन डिजाइन इज ए पार्ट ऑफ डिजाइन मशीन एलिमेंट। दैट मीन्स मशीन डिजाइन is a part of machine design is a part of design of machine elements, design of machine एलिमेंट। तो इट मीन्स मशीन एलिमेंट की डिजाइन करने के लिए हम लोग मशीन डिजाइन को पढ़ते हैं। तो यहाँ से ये समझिएगा आप। चलिए देखिए, ये था हम लोगों का मशीन डिजाइन का एक सिंपल सा डिफिनेशन कि इफ़ वी हैव डिजाइन द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट ऑफ मशीन देन इट इज़ कॉल्ड मशीन डिजाइन। सिंपल सा डिफिनेशन है। अब समझते हैं कि मशीन डिजाइन को हम लोग कितने टाइप से करते हैं, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मशीन डिजाइन। लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन को बेसिकली हम लोग कितने तरीके से करते हैं, तो देखिए मशीन डिजाइन को हम लोग बेसिकली 3 तरीके से करते हैं। पहला हमारा होता है एडाप्टिव डिजाइन, दूसरा हमारा होता है न्यू डिजाइन और तीसरा हमारा होता है डेवलप्ड डिजाइन। तो तीनों को देखिए क्या होता है, तीनों के बारे में आपको बताते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा होता है एडाप्टिव डिजाइन और सेकंड हमारा होता है, देखिए एडाप्टिव डिजाइन फिर डेवलप्ड डिजाइन, डेवलप्ड। देन आफ्टर हमारा होता है न्यू डिजाइन। आइए इन तीनों के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज एडाप्टिव डिजाइन, व्हाट इज डेवलप्ड डिजाइन एंड व्हाट इज न्यू डिजाइन। Let's some change or some modifications in any machine element, then this type of design are called adaptive design। हम कोई चीज़ एडॉप्ट करते हैं किसी से, जैसे मैंने देखा अपने मोबाइल को मैंने देखा, उसमें क्या था, पहले मान लीजिए कि हमारा एज डिस्प्ले आया, फिर नॉच डिस्प्ले आया, इस तरीके से नॉच भी ख़त्म हो गया है ना। फिर हमारे क्या हाइड्रोलिक कैमरे आने लगे। तो उस मोबाइल में आप देखिए कि हर साल उसमें माइनर मॉडिफिकेशन चेंजेस हो रहे हैं। माइनर मॉडिफिकेशन चेंज जो होगा उसमें जो हम डिज़ाइन प्रोसेस अप्लाई करेंगे वो डिज़ाइन प्रोसेस हमारा एडाप्टिव डिज़ाइन के अंतर्गत आता है। जैसे सपोज करिए कि अगर हमें पिस्टन रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो पिस्टन रिंग का हम थोड़ा थोड़ा हर साल मान लीजिए छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस ला रहे हैं, तो उसमें जो हम लोग इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं वो डिज़ाइन प्रोसेस के थ्रू ला रहे हैं। तो उस इम्प्रूवमेंट डिज़ाइन प्रोसेस को हम लोग एडाप्टिव डिज़ाइन कहते हैं। इट मीन्स सम माइनर मॉडिफिकेशंस इन मशीन एलिमेंट। ऐसे देखिए, सम माइनर modification in machine element is called adaptive design। लाइक दैट अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पिस्टन रिंग हो गया, पिस्टन
रिंग हो गया, है ना, ऑटोमोबाइल क्रैंक्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। उनमें जो माइनर मॉडिफिकेशन होगा, छोटे मोटे बदलाव जब करने होंगे। दूसरी बात करते हैं डेवलप्ड डिजाइन। डेवलप्ड का मतलब क्या होता है? अच्छा आप समझिए कि पहले हम लोग रेडियो का यूज करते थे, तो क्या आज भी हम लोगों ने रेडियो में ही कोई मॉडिफिकेशन करके कुछ अलग चीज़ें जोड़ी है क्या? आप दिमाग लगाइए, सोचिए। मैं पहले मान लीजिए हमने पहले अगर हम लोग रेडियो यूज करते थे, तो रेडियो के बाद हमारे पास क्या आई? ब्लैक एंड वाइट टीवी। पूरा का पूरा रेडियो ही मॉडिफाइड हो गया ब्लैक एंड वाइट टीवी में। रेडियो का कोई भी एलिमेंट ब्लैक एंड वाइट में नहीं यूज किया हमने। रेडियो अलग कॉन्सेप्ट था, टीवी अलग कॉन्सेप्ट था। फिर ब्लैक एंड वाइट टीवी को हमने कॉन्सेप्ट में बदल दिया, किसमें? कलर टीवी में। उसके बाद अब हमने क्या किया? अब कलर भी टीवी ज़्यादा जगह घेर रही थी, तो हमने कौन सी टीवी ला दिया? जो हमारी अल्ट्रा एज यानी फ्लैट टीवी ला दिया। फ्लैट के बाद फिर हम लोगों ने स्लिम टीवी ला दिया, फिर अल्ट्रा एज, डायगोनल, कर्व। तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं? मेजर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। सम मेजर मॉडिफिकेशन चेंजेस इन मशीन पार्ट इज कॉल्ड डेवलप्ड डिजाइन। लाइक दैट रेडियो, टेलीविज़न, कलर टीवी एट्सेट्रा, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो भी होंगी, आप समझ सकते हैं या समझ गए होंगे कि जो भी हम लोग एक डिज़ाइन पार्ट्स को नए डिज़ाइन पार्ट में कन्वर्ट कर दें, तो ऐसे डिज़ाइन को हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड डिज़ाइन। दैट मीन्स इन दिस डिज़ाइन प्रोसेस, in this design process major modification changes are occur। अकर्स कैसे चेंज हमारे हो रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल मान लीजिए रेडियो था, रेडियो के बाद हमारा ब्लैक एंड वाइट टीवी, वाइट टेलीविज़न, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जो भी आपको समझ में आए। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ये हमारे हो गए, एंड एटसेट्रा। दैट टाइप ऑफ डिजाइन आर कॉल्ड डेवलप्ड डिजाइन। अब बात करें न्यू डिजाइन क्या होता है। न्यू डिजाइन में क्या होगा? कोई भी रिसर्चर अपनी रिसर्च लगाकर एक नए चीज का, नए कॉन्सेप्ट का ही पूरा इजाद कर दे। जैसे लाइक दैट अगर हमें पावर प्लांट की डिजाइन करनी है, तो वहाँ छोटे छोटे मशीन एलिमेंट नहीं लगेंगे। पूरा का पूरा पावर प्लांट हमें कहाँ पे डेवलप करना है, उसमें क्या क्या मशीन लगेंगी, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, सारा ह्यूमन चीज़ कहाँ होगी, है ना, सारी चीज़ों का डिज़ाइन जब हम लोग करेंगे, तो दैट टाइप ऑफ डिज़ाइन आर कॉल्ड न्यू डिज़ाइन। इट मीन्स व्हेन वी हैव डिज़ाइन ए पावर प्लांट, tidal power plant, electrical power plant, nuclear power plant and industries are called new design. When we have design a new power plant, न्यूक्लियर पावर प्लांट कर दे रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉमा टाइडल पावर प्लांट, टाइडल जो ज्वार भाटे से एनर्जी बनती है, टाइडल पावर प्लांट है ना, विंड पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट कॉमा इंडस्ट्रीज, जहां पर पूरी की पूरी एक नई इंडस्ट्रीज का ही हमें डिजाइन करना हो, दैट टाइप ऑफ डिजाइन आर कॉल्ड न्यू डिजाइन। आई होप you will get better understand the type of machine design.
देन वी हैव स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेस आर प्रोड्यूस्ड इन एनी मशीन एलिमेंट। पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने टाइप्स ऑफ डिजाइन के बारे में डिस्कशन किया। अब क्या करेंगे, चलिए इसे राइट डाउन करिए, फिर आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। अगर बात करेंगे कि किसी चीज़ को हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो उसे किस पर्पज़ से डिज़ाइन करते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि कोई भी चीज़ डिज़ाइन करें तो वो हमारी आसानी से फेल्योर ना हो सके। आसानी से फेल्योर ना हो, दैट मीन्स उसकी जो लाइफ है वो लॉन्ग ड्यूरेशन हो, और जिस पर्पज़ के लिए उसे हम लोग डिज़ाइन करें, दैट मीन्स दैट इज टू डू दिस पर्पज़, डू वर्क दिस पर्पज़। जिस पर्पज़ के लिए हम डिज़ाइन करें वो पर्पज़ हमारा पूर्ण होना चाहिए, तभी हमारी एक बेटर डिज़ाइन कहलाएगी। तो चलिए इसे हम लोग रिमूव करते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जब डिज़ाइन की बात कर रहे थे तो 3 टाइप के स्टेप्स हम लोगों ने यूज किया था। पहला मटेरियल, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और देन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि उसके एलिमेंट्स, उसके स्पेसिफिकेशंस। अब हम बात करेंगे कि जैसे सपोज करिए कि कोई मटेरियल हमने डिज़ाइन किया। अब इस पे मान लीजिए हम लोग एक लोड लगा दें, टेंसाइल लोड, या इस पे हम लोग एक लोड लगा दें कंप्रेसिव लोड, या इस पे हम लोग एक लोड लगा दें इस तरीके से शियर लोड, टाउ, ऐसा लोड लगा दें। तो अब ये क्या होगा, ये कंपोनेंट, देखिए इस कंपोनेंट की एक स्ट्रेंथ होगी, एक स्ट्रेंथ होगी। उस लिमिट स्ट्रेंथ के नीचे अगर हम लोग टेंसाइल लोड लगाएं, कंप्रेसिव लोड लगाएं या शियर लोड लगाएं, तो उस स्ट्रेंथ के नीचे अगर हम लोग तीनों लोड को लगाएंगे तो ये कंपोनेंट हमारा कभी भी फेल नहीं होगा, कभी भी फेल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उस लोड की वैल्यू इस स्ट्रेंथ, इस मटेरियल के स्ट्रेंथ के बराबर से थोड़ा सा ऊपर हो जाए, लाइक दैट, अगर सपोज करिए इसकी लोड बियर कैपेसिटी मान लीजिए 100 किलो पास्कल है। इस मटेरियल की अगर हम टेंसाइल लोड की बात करें, टेंसाइल लोड की बात करें, तो ये मटेरियल 100 किलो पास्कल तक लोड को सहन कर सकता है। लेकिन जैसे ही 100.001 किलो पास्कल का लोड हमने लगाया, देन वी फाइंड द मटेरियल फेल इन टेंशन, देन ये मटेरियल हमारा क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। तो अब ये फेल क्यों किया, क्योंकि टेंसाइल लोड में हमने क्या किया, इसे इसकी लिमिट से ज़्यादा लोड लगा दिया। अब जब हम लोग लोड लगाते हैं तो लिमिट के अंदर इस मटेरियल में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेस जनरेट होते हैं, डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस जनरेट होते हैं, और वो स्ट्रेस क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं, इस हमारे लोड को रजिस्ट करते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू, आपको पता ही होगा, लोड अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया। जब हम बात करेंगे स्ट्रेस की तो सिंपल सा ये सारी चीज़ें आपको सोम में पता होंगी। स्ट्रेस इज इक्वल टू, ये हमारा होता है लोड अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया, है ना। पर यूनिट एरिया पर जो हम लोग फोर्स लगाते हैं वही हमारा स्ट्रेस कहलाता है। अब ये स्ट्रेस इसमें डेवलप्ड होना शुरू होगा जब इस पे हम लोग 100 किलो पास्कल या उससे कम का भी लोड लगाएंगे तो भी इसके अंदर स्ट्रेस इंड्यूस्ड होना शुरू होगा।
उस स्ट्रेस को कितने टाइप से देखते हैं हम लोग, चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दैट मीन्स हम लोग पहले ओवरव्यू ले रहे हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। इट मीन्स कितने टाइप का स्ट्रेस हमारे मटेरियल में जनरेट हो सकता है जब हम उस पर लोड लगाएंगे। तो देखिए बेसिकली जो हमारा स्ट्रेस जनरेट होता है, अगर लोड हमारा टेंसाइल में है तो वो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। टेंसाइल स्ट्रेस। यदि लोड हम लोग कंप्रेसिव नेचर में लगाएंगे तो वहाँ पर जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। अगर लोड हम लोग शियर मतलब कट, जहाँ कटता है, जहाँ से वो प्लेन कट कर अलग होता है, वहाँ पर अगर हम लोग शियर लोड लगाएं या शियर फोर्स लगाएं तो वहाँ पर जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा वो हमारा होगा शियर स्ट्रेस। अगर लोड हम लोग डियर बेंडिंग में लगाएं तो वहाँ पर जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग का मतलब ये शाफ्ट हमारी अपनी ओरिजिनल पोजीशन इस पर थी, अब इस पर अगर हम यहाँ से ऐसे लोड लगा दें तो ये शाफ्ट हमारी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। शाफ्ट हमारी क्या हो गई है, बेंड हो गई है। बेंड होने के बाद इस पर जो स्ट्रेस हमारा जनरेट हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। अब अगर इस शाफ्ट को यहाँ से एक टॉर्सनल मोमेंट हम प्रोड्यूस कराएं, मान लीजिए यहाँ से एक टॉर्सनल मोमेंट ऐसा प्रोड्यूस कराएं, तो देन इस शाफ्ट में एक मरोड़ लगेगा बल। उस मरोड़ फोर्स यानी कि टॉर्सनल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा उसे हम लोग बोलेंगे टॉर्सनल स्ट्रेस। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा टॉर्सनल स्ट्रेस। एक हमारा होगा क्रशिंग स्ट्रेस। जब मटेरियल क्रश करता है मतलब फटता है ना, तो उस समय जो स्ट्रेस हमारा इंड्यूस्ड होगा उसे हम लोग बोलेंगे क्रशिंग स्ट्रेस। चलिए बेसिक अभी अपने इतने स्ट्रेस को हम लोग रखते हैं, है ना, मशीन डिजाइन के पर्पज़ से। अब हम लोग थोड़ा सा पहले इस स्ट्रेस को पॉइंट आउट करिए, देन हम लोग आगे की स्टडी करते हैं और हम लोग ये आज के टॉपिक में ये सब डील कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि ये टाइप्स ऑफ मशीन डिज़ाइन क्या होता है, इसके यूज क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं। देन हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे कि जो हम लोग कंपोनेंट को डिज़ाइन करते हैं वो बेसिकली दो तरीके से डिज़ाइन करते हैं। एक तो मटेरियल जब हमारा स्टैटिक कंडीशन में होता है और एक जब मटेरियल हमारा फ्लक्चुएटिंग कंडीशन में होता है या मूवमेंट होता है। तो जब स्टैटिक कंडीशन में होता है तो उस समय जब हम मटेरियल की डिज़ाइन करते हैं तो वो हमारा कहलाता है लोड डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक या स्टैटिक लोड डिज़ाइन, है ना। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या करते हैं, उस मटेरियल की कैपेसिटी निकालते हैं कि वो कितनी कैपेसिटी पर फेल करेगा और कितनी कैपेसिटी पर सेफ रहेगा। तो जब वो मटेरियल स्टैटिक कंडीशन में हो या वहाँ पर जो स्ट्रेस जनरेट हो रहे हों वो स्टैटिक कंडीशन में लगे हों तो उस समय उसे हम लोग बोलेंगे डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड। अगर वो स्ट्रेस आपका फ्लक्चुएट करने लगे, जैसे मान लीजिए कि इस मटेरियल को देखिए, अगर इस पर हम एक लोड लगा दें, अब इस लोड को क्या 2 घंटे बाद 10 किलो का लोड लगाए थे तो क्या 2 घंटे बाद ये 12 किलो का लोड हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। लेकिन 10 केजी का लोड इस पर एक स्ट्रेस इंड्यूस्ड करवा रहा था। तो क्या टाइम के साथ इस पर जो 10 केजी का लोड लगा था वो उसके अंदर इंड्यूस्ड हुए स्ट्रेस की वैल्यू को वेरिएट करेगा? क्या नहीं करेगा। इट मीन्स ऐसा स्ट्रेस जो टाइम इंडिपेंडेंट हो, मतलब टाइम के साथ ना बदले, कांस्टेंट हो, तो उस समय जब उसमें हम लोग मैक्सिमम लोड कैपेसिटी की डिज़ाइन करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा
डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग। अब अगर वही स्ट्रेस मान लीजिए कि कभी 10 kg का स्ट्रेस उसे मिल रहा हो, कभी 12 kg से इंड्यूस्ड हो रहा हो, कभी 15 kg से, कभी 8 kg से, स्ट्रेस बार बार क्या होगा, समय के साथ चेंज करेगा। तो उस समय जो हम लोग डिजाइन करेंगे उसे बोलेंगे डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड। तो पहले क्या करिए माय डियर, ये पूरा नोट करिए, इसे नोट करिए और इसे नोट करिए, देन हम लोग आगे की स्टडी करते हैं। चलिए इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं अपने मशीन डिजाइन टॉपिक में। देखिए, जब किसी लोड की हम लोग डिजाइन करते हैं, किसी मटेरियल की सामर्थ्य निकालते हैं, स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो ऐसे देखिएगा, सपोज करिए कि हम क्या करते हैं, किसी मटेरियल हम लोग मटेरियल की स्ट्रेंथ निकालते हैं। अब स्ट्रेंथ निकालने के लिए उसके इन सारे स्ट्रेसेस को चेक करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। अब सपोज करिए बेसिक जो मटेरियल हमारा होता है वो दो तरीके का होता है। जो बेसिक मटेरियल होता है वो हमारा दो तरीके का होता है। दो तरीके का मतलब एक मटेरियल हमारा डक्टाइल होता है और दूसरा मटेरियल हमारा ब्रिटल होता है। तो मटेरियल हमारा बेसिकली दो तरीके से मिलता है। पहला मिलता है डक्टाइल और दूसरा मिलता है ब्रिटल। दो तरीके के मटेरियल में हम लोग क्या करते हैं, अपने डिजाइन कंपोनेंट को बनाते हैं। जहाँ पर ब्रिटल मटेरियल की रिक्वायर्ड होगी वहाँ ब्रिटल बनाएंगे, और जहाँ पर डक्टाइल की रिक्वायर्ड होगी वहाँ पर डक्टाइल मटेरियल को बनाएंगे। अब हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों मटेरियल से जब बनाते हैं तो बेसिक उसकी स्ट्रेंथ हम लोग कैसे चेक करते हैं। उसकी स्ट्रेंथ हम लोग जब चेक करेंगे तो देखिए, जो हम लोग डिजाइन प्रोसेस से उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं, डिजाइन प्रोसेस से हम लोग उसकी स्ट्रेंथ जब चेक करेंगे तो दो तरीके का डिजाइन प्रोसेस हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब उसमें जब लोड लगाएंगे तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। अब उसका स्ट्रेस आपका देखिएगा, जब उसके अल्टीमेट यानी कि चरम प्रतिबल तक पहुंच जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस तक पहुंच जाएगा, उसके ऊपर अगर और स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा तो वो मटेरियल फेल कर जाएगा, वहीं पर डिज़ाइन हमारी फेल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उसमें जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होंगे उन्हीं स्ट्रेस को हम लोग डिज़ाइन करके फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे देखिए, जब डिज़ाइन करते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, दो प्रोसेस से करते हैं। जब वो स्ट्रेस हमारा क्या हो, टाइम इंडिपेंडेंट हो, स्ट्रेस हमारा टाइम इंडिपेंडेंट हो, तो उस समय जो हम लोग डिज़ाइन करेंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग। उसे हम लोग बोलेंगे डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग। अब दूसरी बात करेंगे, मतलब द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज कांस्टेंट, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस आर कांस्टेंट। अब बात करेंगे दूसरा, जब वो कंपोनेंट हमारा क्या फ्लक्चुएट कर रहा हो, जब स्ट्रेस कांस्टेंट होगा तो कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए ये हमारा हो जाए स्ट्रेस और ये हमारा हो जाए स्ट्रेन, यहाँ पे हो जाए स्ट्रेस, यहाँ पे हो जाए स्ट्रेन। अब ये हमारा क्या हो जाए, कुछ इस तरीके से हो जाए, है ना। लेकिन जब दूसरे केस में
ऐसे देखिए, डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड, दैट मीन्स स्ट्रेस आर नॉट कांस्टेंट, दैट मीन्स स्ट्रेस आर नॉट कांस्टेंट। जब इसका डायग्राम ऐसे हम लोग देखेंगे, अगर मान लीजिए ग्राफ पे हम लोग देखना चाहें, सपोज करिए स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे फ्लक्चुएट करता रहेगा। कभी स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कभी बहुत कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये स्ट्रेस का ग्राफ हमारा चलता रहेगा। अब हमें ये समझना है कि जब डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग करते हैं तो उस समय हमें कितने प्रोसेस से उसे गुजारना पड़ेगा, और जब डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड करेंगे तो कितने प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। देखिए माय डियर, कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। समझ के तो हम लोग चलेंगे, लेकिन याद भी करना होगा। याद ये करना होगा कि जब फ्लक्चुएट हो रहा होगा स्ट्रेस, तो उस समय कितने प्रोसेस से हम लोग इसके डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं। तो दो प्रोसेस होता है, एक सोजर-बर्ग इक्वेशन होती है और एक गुड्समैन लाइन इक्वेशन होती है। तो दिस इज डिजाइन इन, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है डियर, कि सोजर-बर्ग इक्वेशन और गुड्समैन लाइन। ऐसे देखिएगा, सोजर-बर्ग इक्वेशन एंड गुड्समैन लाइन equation. These equation are used in design against fluctuating load. जब हम लोग फ्लक्चुएटिंग लोड की बात करेंगे तो उस समय या तो सोजर-बर्ग इक्वेशन का यूज करेंगे या फिर गुड्समैन लाइन का उपयोग करेंगे। ये एक एक चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है और एक्चुअल का कैसे हम लोग चेक करते हैं। दूसरी बात, जब हम लोग डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक कंडीशन बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल स्ट्रेस को निकालते हैं। सिंपल स्ट्रेस को निकालते हैं तो वो स्ट्रेस हमारा दो तरीके से निकलता है, या तो यूनी एक्सियल स्ट्रेस लगा होगा, या बाई एक्सियल या ट्राई एक्सियल लगा होगा। ऐसे देखिएगा, चलिए, तो उसे हम लोग थ्योरी ऑफ फेल्योर से भी निकालते हैं। मतलब इसे जब निकालते हैं तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इट इज फाइंड बाय द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ फेल्योर। थ्योरी ऑफ फेल्योर हमारा क्या होता है, एक लिमिट निकालने का तरीका होता है। थ्योरी ऑफ फेल्योर एक लिमिट निकालने का तरीका होता है। ऐसे देखिएगा, थ्योरी ऑफ फेल्योर है ना। जैसे किसी चीज़ को मान लीजिए हम लोग निकालना चाहें उसकी स्ट्रेंथ को, कि कोई हमारा एक स्पेसिमेन है, उस स्पेसिमेन की मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, शियर स्ट्रेंथ कितनी है। तो निकालने के लिए हम लोग थ्योरी ऑफ फेल्योर इक्वेशन का यूज करते हैं, और यहाँ पर उसका उपयोग हम लोग डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग में करते हैं, और जिसमें हम लोग 5 टाइप की थ्योरी ऑफ फेल्योर को पढ़ते हैं। तो पांचों टाइप की थ्योरी ऑफ फेल्योर का इक्वेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले हम लोग आइए डिस्कस करते। देखिए, आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग किसी पार्ट की डिज़ाइन करते हैं तो बेसिकली 3 तरीके से करते हैं, एडाप्टिव डिज़ाइन, डेवलप्ड डिज़ाइन और न्यू डिज़ाइन। अब डिज़ाइन शब्द का मतलब ही मैंने आपको बताया कि उस पार्ट के हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की डिज़ाइन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल की डिज़ाइन करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डिज़ाइन करेंगे। ये बार बार हम आपको बता रहे हैं, जब हम लोग किसी चीज़ की डिज़ाइन करते हैं तो
बेसिकली 3 चीज़ों का हम लोग डिजाइन करते हैं। पहली डिजाइन हम लोग करते हैं सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। अच्छा, डिजाइन सब थोड़ा सा, डिजाइन टॉपिक थोड़ा सा टफ ज़रूर है, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली जब आप देखेंगे तो आसान होता चला जाएगा, इसीलिए इससे थोड़ा सा लोग भागते हैं। तो चलिए, इसीलिए हम बार बार रिवीजन कर करके आपको बताएंगे ताकि आपको भी चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ। तो जो डिज़ाइन हम लोग करते हैं वो 3 तरीके से करते हैं। जो डिज़ाइन का पर्पज होता है, पहला होता है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, दूसरा हमारा होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और तीसरा होता है हमारा कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब लेंथ, विड्थ, हाइट, डायमीटर, दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा लेंथ, विड्थ, हाइट, डायमीटर एटसेट्रा। तो बेसिकली किसी कंपोनेंट की डिज़ाइन हम लोग इन्हीं 3 तरीक़ों से करते हैं। अब उसके बाद हम जब डिज़ाइन करेंगे तो जिस भी कंपोनेंट को बनाएंगे डियर, जिस भी कंपोनेंट को बनाएंगे वो कंपोनेंट या तो स्टैटिक स्ट्रेस को प्रोड्यूस कर रहा होगा अपने ऊपर, या फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस को प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो हमें दोनों ध्यान दे के डिज़ाइन करना है। अगर वो स्टैटिक कंडीशन में अपने आप को स्ट्रेस लेके चल रहा है तो वहाँ पर जो हम लोग उसकी डिज़ाइन करेंगे वो डिज़ाइन हमारी होगी डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग। और अगर वो मटेरियल फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस को बियर कर रहा होगा, स्ट्रेस का मान कभी कम हो गया, कुछ समय बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर कम हो जाएगा, ऐसे घटता बढ़ता रहेगा, तो उसकी डिज़ाइन हम लोग डियर कहाँ करते हैं, डिज़ाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड। जैसे ये देखिए स्ट्रेस हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए ये उल्टी लाइन हो गई है, ऐसे स्ट्रेस हमारा ये कांस्टेंट हो जाएगा इस तरीके से। ये हमारा हो जाए मान लीजिए स्ट्रेस, तो ये हो जाएगा स्ट्रेस आर कांस्टेंट एंड स्ट्रेस आर नॉट कांस्टेंट। अब जो मटेरियल से हम लोग देखें, जो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल होता है ये हम लोग क्या करते हैं, 2 तरीके का यूज करते हैं। पहला हम लोग डक्टाइल मटेरियल को सिलेक्ट कर लेते हैं और दूसरा हम लोग ब्रिटल मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पे ये बताएंगे कि डक्टाइल मटेरियल किस केस में फेल होगा और ब्रिटल मटेरियल किस केस में फेल होगा। तो चलिए पहले इतनी सारी चीज़ें आप नोट डाउन करिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं फेल्योर ऑफ डक्टाइल मटेरियल। देन उसके लिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे, देन हम लोग डिज़ाइन करेंगे ब्रिटल मटेरियल के लिए और इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे। फिर हम लोग अपनी इन सभी की देखिए, इसके लिए डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग के लिए जो थ्योरी ऑफ फेल्योर लगाएंगे, 5 थ्योरी ऑफ फेल्योर का इक्वेशन बहुत ज़रूरी है, पूछा जाता है, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक थ्योरी ऑफ फेल्योर की इक्वेशन अलग अलग पढ़ेंगे। देन सोजरबर्ग इक्वेशन क्या होती है और गुड्समैन लाइन इक्वेशन क्या होती है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसे आप लोग राइट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इसे रिमूव करते हैं और 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए अपना कॉन्सेप्ट अब डेवलप करना शुरू करते हैं। हम लोग कैसे डेवलप करेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग और डिज़ाइन को करेंगे डक्टाइल मटेरियल के लिए और ब्रिटल, क्योंकि स्टैटिक लोडिंग में दोनों मटेरियल का भी यूज करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि लोड स्टैटिक यानी स्ट्रेस कांस्टेंट होगा तो या तो डक्टाइल मटेरियल यूज करेंगे या ब्रिटल, कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हमें दोनों के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग। तो इसे नोट कर चुके होंगे, अब स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग।
चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड। अब देखिए डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग, डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग। अब इसमें जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो ऐसे देखिए, पहले सपोज करिए कि एक हम लोग सिंपल टेंशन टेस्ट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई एक स्पेसिमेन हमारे पास हो जाए, कोई एक स्पेसिमेन हो जाए। अब उस स्पेसिमेन में जब हम लोग सिंपल टेंशन टेस्ट ले लें, उस स्पेसिमेन का हम लोग सिंपल टेंशन टेस्ट ले लें और सपोज करिए स्पेसिमेन हम लोग MS का ले लें, MS मतलब माइल्ड स्टील का ले लें। तो यहाँ पर देखिए एक ग्राफ हम लोग प्लॉट कर दें। इस तरीके से हम लोग एक ग्राफ प्लॉट कर दें। अच्छा, इस ग्राफ में सपोज करिए इधर हम लोग स्ट्रेस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दें और इधर हम लोग स्ट्रेन की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दें। सपोज करिए ये ग्राफ मान लीजिए कुछ ऐसा जाए और यहाँ से जाने के बाद ये ऐसे चला जाए, देन यहाँ से ये फ्रैक्चर हो जाए। अच्छा, इस ग्राफ में मान लीजिए यहाँ तक जाने के बाद वो अपनी मटेरियल की स्ट्रेंथ को रिकवर कर ले रहा था। तो एक सपोज करिए यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रेस दिखा दें जिसे हम लोग बोलेंगे SYT, और इससे थोड़ा सा ऊपर हम लोग यहाँ पर कहीं एक स्ट्रेंथ दिखा दें उसे SUT। पहले ये समझते हैं कि SYT क्या है और SUT क्या है। ऐसे देखिएगा, SYT मतलब यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन। किसी मटेरियल को जब हम टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हैं तो जो उसका यील्ड पॉइंट होगा, जैसे आपने स्टील स्ट्रेस कर्व आपने पढ़ा होगा, यील्ड पॉइंट क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट क्या होता है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सपोज करिए उसका एक यील्डिंग पॉइंट बन रहा है, उस यील्डिंग पॉइंट के ऊपर जाएगा तो वो फेल्योर को शो करेगा, यील्डिंग पॉइंट के नीचे रहेगा तो वो सेफ शो करेगा। तो SYT मतलब स्ट्रेंथ ऑफ यील्ड, यील्ड स्ट्रेंथ हो गया। देन बात करेंगे SUT, तो SUT मतलब क्या हो जाएगा, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो बेसिकली पहले आप यहाँ पे ये दो चीज़ समझ लीजिएगा कि SUT क्या होता है और SYT क्या होता है और SUT क्या होता है। इतना पहले इनका पूरा नाम जानते रहिए, क्योंकि इन्हीं का उपयोग हम लोग बार बार मशीन डिजाइन में करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक हेडिंग लिखा डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग। तो अब स्टैटिक लोडिंग में मान लीजिए कोई मटेरियल होगा, ऐसे सपोज करिए कि ये कोई मटेरियल है, इस पर हमने एक स्टैटिक लोड 10 किलो न्यूटन का लगा दिया। इसमें क्या हो सकता है, कुछ दिन तो ये लोड को बियर करेगा, कुछ दिन तो ये लोड को बियर करेगा, लेकिन आफ्टर सम डेज या आफ्टर सम आवर्स या आफ्टर सम ईयर, कुछ दिन बाद, कुछ घंटे बाद या कुछ सालों बाद ये क्या होगा, इसमें दो केसेस आएंगे। या तो ये मटेरियल इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। दूसरी बात, या तो ये मटेरियल क्या होगा, यहाँ से ऐसा
फेल करके ये अलग होना शुरू करेगा। और इसके सिवा इसमें कुछ फेल्योर आपको दिखाई दे रहा हो तो बताइए। जब कोई मटेरियल स्टैटिक कंडीशन में हो और उसमें एक कांस्टेंट लोड हमने लगा दिया, अब कुछ एरिया पे लगाएंगे तो स्ट्रेस हमारा निकल जाएगा लोड अपॉन एरिया से। तो अब उसके अंदर ये जो स्ट्रेस हमारा इंड्यूस्ड हो रहा था, उसके बाद जब उस स्ट्रेस की वैल्यू अपने अल्टीमेट स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस से ऊपर हो जाएगी तो वो मटेरियल फेल होना शुरू होगा। यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके से फेल हो रहा है। और ये कैसे फेल हो रहा है? ये अपने शेप को चेंज कर रहा है। देखिए ये अपने शेप को चेंज कर रहा है और ये तभी पॉसिबल है, ये शेप को चेंज करेगा ये तभी पॉसिबल है जब ये मटेरियल अपने डक्टाइल नेचर में होगा। जब ये अपने डक्टाइल नेचर में होगा तभी ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दे पाएगा, तभी ये इस तरीके का शेप चेंज कर पाएगा। दूसरी बात, ये जो यहाँ से क्रैकिंग आपको दिखाई दे रही है ये तभी पॉसिबल है जब ये मटेरियल अपने ब्रिटल नेचर में होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला डियर? यहाँ से ये मिला कि जब कोई स्पेसिमेन या जब कोई बॉडी स्टैटिक लोड को बियर करती है तो उसमें दो टाइप का फेल्योर मिलता है। दो टाइप का फेल्योर मिलता है। पहला फेल्योर हमारा कौन सा मिला है? ये जो हमारा फेल्योर मिलेगा ये हमारा, इसे बोलते हैं यील्डिंग, जो अपने शेप को चेंज कर दे। देखिए ऐसा शेप था, ऐसे शेप को चेंज कर दिया, तो ऐसे फेल्योर को हम लोग यील्डिंग बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो क्रैक्स प्रोड्यूस कर रहा है मतलब इसमें क्या हो रहा है? फ्रैक्चर डेवलप हो रहा है। तो यहाँ से दो की पॉइंट हमें मिला डियर कि स्टैटिक कंडीशन में किसी मटेरियल पर लोड लगाने पर टू टाइप्स फेल्योर आर अकर्स। पहला क्या होगा? यील्डिंग फेल्योर और दूसरा क्या होगा? फ्रैक्चर फेल्योर। पहले इसको नोट कर लेते हैं। देखिए हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फेल्योर इन स्टैटिक लोडिंग। तो बेसिकली कितने टाइप का फेल्योर हमारे पास मिलेगा? दो टाइप का फेल्योर मिलेगा। बेसिकली हमारे पास दो टाइप का फेल्योर मिलेगा। पहला फेल्योर कौन सा मिलेगा? यील्डिंग फेल्योर। यील्डिंग फेल्योर कब मिलेगा? जब वो मटेरियल अल्टीमेट, देखिए यील्ड स्ट्रेंथ से ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसका जो स्ट्रेस ऑफ वैल्यू होगा या वैल्यू ऑफ स्ट्रेस होगा वो यील्ड स्ट्रेंथ से ऊपर चला जाएगा, तो वहाँ पर वो कौन सा फेल्योर देने लगेगा? यील्डिंग फेल्योर देने लगेगा। तो जो पहला फेल्योर हमारा होगा वो हमारा हो जाएगा यील्डिंग, और जो दूसरा फेल्योर हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा फ्रैक्चर। अच्छा, जब यील्डिंग में फेल्योर हो रहा था तो वो अपने शेप को चेंज कर रहा था, और जब फ्रैक्चर में फेल्योर हो रहा था तो वो क्रैक को प्रोड्यूस कर रहा था। तो यील्डिंग का जो फेल्योर होगा वो होगा ड्यू टू शेप चेंजिंग, ड्यू टू शेप चेंजिंग, और जो फ्रैक्चर फेल्योर होगा वो ड्यू टू क्रैक होगा। ये होगा ड्यू टू क्रैक होगा। अब एक बात बताइए, कोई भी मटेरियल का शेप हमारा कब चेंज कर पाएंगे? जब वो ब्रिटल होगा या जब वो डक्टाइल होगा। तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए। अगर आपको बेटर मटेरियल प्रॉपर्टी आती है, नहीं भी आती, थोड़ी बहुत भी आती है, तो भी आपको पता होगा कि जो तन्य पदार्थ होगा, जो डक्टाइल मटेरियल होगा, उसका शेप हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो वही तो हमारा क्या हो गया? फेल्योर हो गया। भाई एक गुटका मान लीजिए हमने ये बनाया था, मान लीजिए एक गुटका हमने ये बनाया था, एक स्ट्रेस हमने इधर लगाया था, एक स्ट्रेस इधर लगाया था, लोड एक इधर लोड लगाया था, एक इधर लोड लगाया था। अब कुछ दिनों बाद ये गुटका हमारा इस साइज का हो गया, इस साइज का हो गया।
ये तभी पॉसिबल होगा जब ये टेंशन होगा, और तभी पॉसिबल होगा जब ये इलास्टिक होगा, सॉरी प्लास्टिक होगा, इलास्टिक नहीं, जब ये प्लास्टिक इन नेचर होगा और जब ये डक्टाइल होगा तभी अपने शेप को बदल पाएगा। अब एक्चुअल की ये वाली शेप थी और बढ़कर ये वाली शेप हो गई, तो जब अपने एक्चुअल शेप से बड़े शेप का हो जाएगा तो क्या ये अपना प्रॉपर वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फिर ये कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लगेगा उस मशीन एलिमेंट को जहाँ पर ये फिट किया गया होगा। तो मेरा मतलब यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने शेप को तभी बदलेगा जब वो किस नेचर में होगा? इन डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल, जब वो डक्टाइल मटेरियल होगा तभी उसमें यील्डिंग होगी और तभी वो अपने शेप को चेंज करेगा, और ये तभी पॉसिबल होगा। अच्छा, ये क्या टेम्परेरी डिफॉर्मेशन है? मान लीजिए कोई मटेरियल था, आपने पीट पाट के खींच के बड़ा कर दिया, अब 10 दिन 1 महीने बाद जब उसका साइज बड़ा हो जाएगा तो क्या वो फिर दोबारा अपने पुनः शेप को अडॉप्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स दिस इज ए परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये हम कह सकते हैं जो यील्डिंग आपकी होगी वो हमारी क्या होती है? परमानेंट डिफॉर्मेशन। ऐसे देखिए, परमानेंट डिफॉर्मेशन। यील्डिंग हमारी जो होती है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है, और किस नेचर में होगी? इलास्टिक नेचर में होगी या प्लास्टिक? इलास्टिक तो अपना रिकवरी कर लेगा, तो ये हमारा होगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो यील्डिंग फेल्योर जो हमारा होगा डियर, यील्डिंग फेल्योर जो हमारा होगा किसी भी स्टैटिक लोड में, वो या ऐसे देखिएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करेगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करेगा, डक्टाइल मटेरियल के लिए होगा और अपने शेप को चेंज कर देगा। इतने की पॉइंट आपको याद रखना होगा। अब उसके बाद जो फ्रैक्चर हमारा होगा उसकी बात करेंगे। जो फ्रैक्चर हमारा हो रहा है इसकी बात करेंगे। फ्रैक्चर क्यों होगा? अच्छा, कोई अगर डक्टाइल मटेरियल है, आप खींचते जाइए तो वो क्या होगा? तनता चला जाएगा, जल्दी फ्रैक्चर नहीं होगा। लेकिन अगर ब्रिटल मटेरियल होगा तो वो तुरंत क्रैक्स प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल भी उसमें डक्टिलिटी नहीं होगी। तो कोई भी ब्रिटल मटेरियल होगा उसमें फ्रैक्चर फेल्योर मिलता है। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि दिस फेल्योर अकर्स इन ब्रिटल मटेरियल। दिस फेल्योर occurs in brittle मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल में ये फेल्योर हमारा होता है, और ये जो फ्रैक्चर होता है वो यहाँ पे ब्रेक होने की वजह से होता है। तो दिस इज ड्यू टू ब्रेकिंग। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू ब्रेकिंग। तो इस तरीके से आपने देखा डियर, हमने एक स्टैटिक लोड को सिंपल से क्लासीफाई करना चाहा कि जब कोई स्टैटिक लोड हमारे किसी कंपोनेंट में लगा हो तो उससे जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहा होगा वो स्ट्रेस हमारा कितने टाइप से मटेरियल को फेल कर सकता है। तो 2 टाइप से फेल कर सकता है। पहला यील्डिंग स्ट्रेस से फेल कर सकता है और दूसरा फ्रैक्चर डिफॉर्म मतलब फ्रैक्चर होगा। अब यील्डिंग आपका किस में होगा? डक्टाइल मटेरियल में होगा, और फ्रैक्चर आपका किस में होगा? ब्रिटल मटेरियल में होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए इसे बना रहने देते हैं, यहाँ पे मिटाते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग।
चलिए एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं कि कैसे होता है। सपोज करिए कि एक एग्जाम्पल में मान लीजिए एक हमने सैफ्ट को ले लिया, अब इस सैफ्ट को मान लीजिए ये जो सैफ्ट हमने लिया है ये सैफ्ट हमने माइल्ड स्टील की लिया है, माइल्ड स्टील की सैफ्ट हमने लिया है। इस माइल्ड स्टील की सैफ्ट में जो लोड हमारा लगेगा, सपोज करिए P = 20 किलो न्यूटन और इधर भी P = 20 किलो न्यूटन का हमने इस पे लोड लगा दिया है। अब इस सैफ्ट के लिए जब हम सेफ डिज़ाइन करना चाहेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, तो इस तरीके से जब इसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे तो आपको पता है कि ये सैफ्ट हमारी कब फेल करेगी। ऐसे देखिए, इन डक्टाइल मटेरियल, ज़रा बताइए डक्टाइल मटेरियल के लिए वो कहाँ पे फेल हो रहा था, यील्ड पॉइंट पे, मतलब जो उसकी SYT थी, स्ट्रेंथ ऑफ यील्डिंग, यानी यील्ड स्ट्रेंथ, इससे ज़रा सा भी ऊपर अगर स्ट्रेस हमारा जनरेट हो जाएगा तो वो डक्टाइल मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा, अपने शेप को चेंज करना शुरू करेगा। लेकिन अगर ये सैफ्ट ब्रिटल मटेरियल दिया होता तो उस समय क्या होता, फिर वो हमारा देखिए जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वहाँ पर फेल करता। तो अभी के लिए डक्टाइल एक लेके चेक कर लेते हैं, फिर आगे का केस डिस्कस करेंगे। सपोज करिए कि इन डक्टाइल मटेरियल फेल इन यील्डिंग, मटेरियल फेल इन यील्डिंग पॉइंट। अब यील्डिंग पॉइंट पे मटेरियल हमारा कब फेल होगा, जब सपोज करिए कि इस पे हमने लोड लगाया, लोड लगाने के बाद इस पे नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। अब जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा उस लोड की वैल्यू बढ़ाएंगे तो उसके अंदर जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हुआ था उसकी वैल्यू बढ़ेगी। बढ़ते बढ़ते यदि उसके स्ट्रेस की वैल्यू, केस फर्स्ट, इफ स्ट्रेस इज लेस देन, ऐसे देखिएगा, इफ स्ट्रेस इज लेस देन अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। केस सेकेंड, तीनों एक साथ डील कर लेते हैं। इफ स्ट्रेस इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ। केस थर्ड, इफ स्ट्रेस इज ग्रेटर दैन SYT मतलब यील्डिंग स्ट्रेंथ इन टेंशन। ये जो यील्डिंग पॉइंट हमारा बना हुआ था यहाँ तक की स्ट्रेंथ हमारी यील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगी। और डक्टाइल मटेरियल को लिया है तो वो यील्ड पर ही फेल होगा। अगर ब्रिटल होता तो यहाँ SYT की जगह SUT ले लेते, फिर वो यहाँ पे जाकर फेल करता। तो अभी डक्टाइल है तो उसके लिए देखते हैं। अच्छा, सपोज करिए कि मान लीजिए इस मटेरियल की SUT जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है SYT 100 किलो पास्कल है, 100 किलो पास्कल इसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ इन टेंशन है। अगर इस पे 50 किलो पास्कल का लोड हम लोग लगा दें तो क्या ये फेल होगा? नहीं फेल होगा। 70 किलो पास्कल का लोड लगा दें तो क्या ये फेल होगा? नहीं फेल होगा। अच्छा, 90 किलो पास्कल का लगा दें, अब ये फेल होगा? अभी भी नहीं फेल होगा। आगे बात करते हैं 110 किलो पास्कल का जब लगा दें तो देखिए ये वाला हमारा क्या था, ये तीनों हमारे क्या थे? सेफ थे। लेकिन जैसे ही इस मटेरियल में इसके यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा हमने स्ट्रेस लगा दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मटेरियल
हमारा फेल कर जाएगा। अब हमें डिजाइन इसी पर्पज को देखकर करनी है कि मटेरियल हमारा फेल ना होने पाए। जब मटेरियल फेल ना हो, सपोज करिए कि हमने मान लीजिए 99.99 किलो पास्कल का लोड लगा दिया, तो अब ये सेफ है कि नहीं है। मान लीजिए कि आप तो कहेंगे सर 100 किलो पास्कल इसका अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ है, तो हम 99.99 पे डिजाइन कर लेते हैं, हमारा मटेरियल सेफ रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, सपोज करिए कि आपका एग्ज़ाम, किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम मान लीजिए आपका 9:30 पे हो, 9:30 से मान लीजिए 12:30 तक हो, आपको 9:30 पे पहुंचना है। आपकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है 930 है। अब सपोज करिए कि आपके घर से, मान लीजिए कि ये आपका होम हो जाए और ये आपका सेंटर हो जाए। अब आपके घर से आपके सेंटर तक जाने में एग्जैक्ट 60 मिनट लगता है। जब आप अपनी बाइक से जाते हैं तो मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहे हैं, कम ज़्यादा बहुत तेज़ लगा के जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, तो कभी कभी तेज़ जाने पे बहुत ज़्यादा ही जल्दी पहुंच जाते हैं, वो अलग की बात है। एक एग्जांपल समझिए कि आपके घर से आपके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है कितने मिनट का है, 60 मिनट का है, और आपका एग्ज़ाम कितने मिनट पे है, 9:30 से स्टार्ट होगा। मतलब अगर आप एग्जैक्ट 8:30 पर अपने घर से निकले तो क्या आपका चांस है 9:30 पर कॉलेज में एग्जैक्ट पहुंच पाने का? जरा भी कहीं भी ट्रैफिक का इधर उधर हुआ और 0.12 सेकंड का अंतर हुआ तो आप क्या हो जाएंगे, अपने एग्ज़ाम में टाइम से पहुंचने पर फेल हो जाएंगे। तो उस फेल को रोकने के लिए आपके पिताजी माताजी जो भी आपके घर में बड़े होते हैं वो आपको कहते हैं कि बेटा आप 8:30 पे मत निकलो, आपको 60 मिनट लगता है, आप घर से 8 AM पे निकलिए। जब आप 8 बजे निकलेंगे तो हो सकता है कि आप 9 AM पे सेंटर पे पहुंच जाएं। अगर कोई ट्रैफिक नहीं मिला, एकदम सब कुछ खाली रहा, तो 9 AM पे पहुंच जाएंगे। अगर कुछ ट्रैफिक मिला भी तो हो सकता है 9:10 पे पहुंच गए। ज़्यादा ट्रैफिक मिला तो भी हो सकता है 9:15 पे या 9:20, मान लीजिए मैक्सिमम भीड़ पर भी आप होकर जाएंगे तो भी 9:20 पर आप पहुंच जाएंगे। अभी भी आप अपने एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। तो यहाँ से आपने क्या देखा, इस एग्जाम्पल को लेने से आपने ये देखा कि जब किसी मटेरियल की जो यील्ड स्ट्रेंथ होगी, चाहे वो यील्ड स्ट्रेंथ हो चाहे वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ हो, अगर डक्टाइल होगा तो यील्ड की बात करेंगे, जिस मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ होगी तो हम जब डिजाइन करेंगे तो बिल्कुल इस यील्ड स्ट्रेंथ के एकदम करीब जाकर उसे डिजाइन नहीं करेंगे, हमेशा उस यील्ड स्ट्रेंथ से थोड़ा सा बिलो रहकर डिजाइन करते हैं। अदरवाइज मान लीजिए इसे हमने 9.99 किलो पास्कल पे डिजाइन तो कर दिया, लेकिन स्ट्रेस के थोड़ा सा जरा सा वेरिएशन होने पर, अगर मान लीजिए 0.1 किलो पास्कल का स्ट्रेस हमारा थोड़ा सा वेरिएट कर जाएगा जो इस यील्ड स्ट्रेंथ के बिल्कुल नज़दीक है, तो वो मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मतलब इस मटेरियल के फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। है तो सेफ में, लेकिन प्योर सेफ रीजन में नहीं है। इसीलिए जब हम किसी मटेरियल की डिज़ाइन करते हैं तो हमेशा हम इस अल्टीमेट या यील्ड स्ट्रेंथ के बिल्कुल पास नहीं करते हैं, उससे थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर करते हैं। वहीं पे एक टर्म आपको मिलेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो हम लोग पढ़ते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेंथ। वहीं पर जब हम लोग बात करेंगे, अभी इन तीनों की बात कर रहे हैं, अभी एग्जाम्पल तो हमारा चल ही रहा है। यदि हम बात करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, इसे हम लोग FOS से डिनोट करते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू होता है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला भी कई बार पूछा गया है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, किसी मटेरियल की अल्टीमेट
स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेंथ, ये हमारा होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब आइए अपने फार्मूले में आते हैं। जब हम डक्टाइल मटेरियल के एक शाफ्ट को लिए 20 किलो न्यूटन का बल इधर टेंशन में लगाएं, 20 किलो न्यूटन का इधर से टेंशन में लगाएं, तो इस समय सपोज करिए केस 1 हमने लिया, इफ स्ट्रेस इज लेस देन अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, तो उस समय हमारा मटेरियल क्या होगा। अब स्ट्रेस की वैल्यू कम है, इसके यील्ड स्ट्रेस से कम है, तो मटेरियल हमेशा ऑलवेज हमारा क्या रहेगा, सेफ डिजाइन। अब अगर सिग्मा इक्वल टू हो जाए यील्ड स्ट्रेंथ के या सिग्मा ग्रेटर हो जाए यील्ड स्ट्रेंथ के, तो दोनों केस में हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। तो इसीलिए फॉर सेफ डिजाइन वी आर ऑलवेज यूज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज ऑलवेज लेस देन द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल व्हेन मटेरियल आर सेलेक्ट इन डक्टाइल नेचर। जब कोई मटेरियल हमारा डक्टाइल नेचर का होगा, तो यहाँ से देखिए नोट पॉइंट करके, ऐसे देखिए नोट पॉइंट करके, फॉर सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन the value of the maximum value of stress, the maximum value of stress, ये जो स्ट्रेस है इस P के कारण इसमें स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा ना, उस स्ट्रेस की बात कर रहा है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज ऑलवेज less than the yield strength of material, less than the yield strength of material। ये आपका की पॉइंट है, ये हमेशा याद रखिएगा। जब भी किसी मटेरियल को डिजाइन करेंगे, अगर वो डक्टाइल नेचर में होगा, तो हमेशा उस मटेरियल के अंदर इंड्यूस्ड होने वाला मैक्सिमम स्ट्रेस लेस रहेगा उस मटेरियल के यील्ड स्ट्रेस से। तो पहले यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे हम लोग इस पे बात करते हैं कि कितना लेस रहेगा। भाई एक उसकी भी तो लिमिट होगी। मान लीजिए अब जैसे कि हमने इसकी वैल्यू ले लिया था 100 किलो पास्कल, इस शाफ्ट की वैल्यू थी, इस शाफ्ट का यील्ड स्ट्रेंथ 100 किलो पास्कल था। तो क्वेश्चन ये भी तो बनता है कि कितना हम मिनिमम लेके चलेंगे। ठीक है, हमने सिग्मा मिनिमम तो रखना है, लेकिन कितना मिनिमम रखना है? क्या 100 की बजाय 90 नहीं रख सकते हैं? क्या इतना मिनिमम रख दें, 50 रख दें, 40 रख दें, या 10 रख दें, 20 रख दें? तो जैसे आपने देखा होगा ना, एक मूवी थी जो तेज, जिसमें वो ट्रेन हाईजैक वाला मामला था। तो उसमें हीरो कहता है कि अगर आप ट्रेन की स्पीड को 60 माइल्स पर आवर से नीचे अगर आप कर देंगे, तो उसमें हमने एक डायनेमिक बम लगा रखा है, वो स्पीड सेंसर से कनेक्ट है। अगर ट्रेन की स्पीड 60 माइल से कम आएगी तो वो हमारी ट्रेन ब्लास्ट कर जाएगी ऑटोमेटिक। तो क्या करता है कि एक जगह एक ही ट्रैक पे एक ट्रेन खड़ी होती है, जब ट्रैक को चेंज करवाना होता है तो वहाँ बोलता नहीं है कि आप उस ट्रैक पे उसे 120 माइल पर आवर की स्पीड से ले जाना था। तो वो बोलता है कि रेलवे इंजीनियर्स हमेशा जो है 40 या 50 माइल्स पर आवर की स्पीड की फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, बहुत ज़्यादा। आप 80 माइल्स पर आवर की स्पीड पे अगर उस पर चला रहे हैं तो आराम से 130-120 माइल्स पर आवर की
फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हैं वो लोग, मतलब इतना ऊपर तक आप चला सकते हैं। तो कितना रखते हैं वही तो सवाल आ रहा है ना, वो तो वहाँ से मूवी से देख के हमें समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग कितना रखते हैं आइए उसकी बात करते हैं। पहले इतना नोट करिए, फिर हम लोग ये बात करेंगे कि इस यील्ड स्ट्रेंथ से ये जो हमारी सिग्मा की वैल्यू कम रहेगी वो कितना कम रहेगी। चलिए नोट करिए, फिर इसे हम लोग बात करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, फॉर सेफ डिजाइन ऑफ सैप, ऐसे देखिएगा, फॉर सेफ डिजाइन ऑफ सैप। सैप्ट की सेफ डिजाइन के लिए हम लोग क्या करते थे, सिग्मा इज ऑलवेज लेस देन SYT रखते थे। यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, अगर कंप्रेशन हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा, फिर ये SYC हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा, वो अलग बात है। पहले यहाँ पे देखिए अब कितना रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए सिग्मा इज इक्वल टू SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए। जब हम लोग किसी मटेरियल की सेफ डिजाइन करेंगे और अगर वो मटेरियल डक्टाइल होगा, इट मीन्स किसी भी मशीन का कंपोनेंट डक्टाइल मटेरियल का बना होगा, तो उस पे जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस हमारा होगा, ये मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस होगा, उसकी वैल्यू यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बराबर होगी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज कॉल्ड, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन, रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेंथ एंड द फैक्ट वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टेकन टू। यहाँ पर क्या ले लेते हैं, द वैल्यू ऑफ FOS इज टेकन टू। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान लीजिए अगर हम 2 ले लें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब उसकी यील्ड स्ट्रेंथ 100 होगी तो 100 से मान लीजिए किसी मटेरियल की SYT 100 किलो पास्कल है। अब हमें अगर उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना होगा, सिग्मा मैक्सिमम, कितना मैक्सिमम स्ट्रेस पे इसे हम डिजाइन कर सकते हैं, तो मैक्सिमम स्ट्रेस हमारा कितना निकल के आएगा, 100 किलो पास्कल अपॉन FOS, इट मीन्स 100 किलो पास्कल अपॉन 2, इट मीन्स सिग्मा मैक्सिमम बराबर 50 किलो पास्कल। दैट मीन्स उस सैफ्ट पर हम लोग 50 किलो पास्कल का मैक्सिमम लोड अप्लाई कर सकते हैं, 50 किलो पास्कल का मैक्सिमम लोड अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से चाहें तो इस सैफ्ट की डायमीटर भी निकाल सकते हैं। फाइंड द स्पेसिफिकेशन ही तो हम लोग निकाल रहे हैं। जब हमें उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू पता हो जाए, यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू पता हो जाए, तो उस सैफ्ट का हम लोग आसानी से डायमीटर पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, ऐसे देखिए, ये हमारा क्या था, स्ट्रेस था, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया। अब यहाँ से इज इक्वल टू लोड मान लीजिए P अपॉन एरिया। अब सैफ्ट की डिजाइन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा π/4 d स्क्वायर, π/4 d स्क्वायर। देन अच्छा, स्ट्रेस की वैल्यू हमें, मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ गई है परमिसिबल, 50 किलो पास्कल। यहाँ से जब D की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो d स्क्वायर बराबर P की वैल्यू, लोड आपका कितना लगा रहे हैं,
20 किलो न्यूटन का लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 20 किलो न्यूटन अपॉन π/4, या 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ये 4 ऊपर चला जाएगा, पाई इंटू ये स्ट्रेस की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगी इंटू 50 किलो पास्कल, और जब डी स्क्वायर की बजाय डी निकालेंगे तो ये पूरा अंडर रूट में हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा एक छोटी सी डिज़ाइन प्रोसेस हम लोगों ने कंप्लीट किया, एक छोटा सा डिज़ाइन कंप्लीट किया। यदि किसी शाफ्ट के ऊपर जो लोड लग रहा हो वो हमें पता हो, और उसके बाद उस शाफ्ट का हमें यील्ड स्ट्रेंथ पता हो, तो हम उसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस निकाल लेंगे और वहाँ से उस शाफ्ट का डायमीटर फाइंड कर लेंगे। देन अब इस शाफ्ट को हम लोग अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। डायमीटर आ जाएगा तो कितने डायमीटर का शाफ्ट ये डिज़ाइन करेंगे जिससे ये सारी चीज़ें हमारी आसानी से बियर कर सकें। तो ये था स्टूडेंट हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक सिंपल सा जब मटेरियल हमने लिया डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड में। अब चलिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अभी तो हमने केवल इस पर एक स्ट्रेस लगाया था, देखिए एक्सियल स्ट्रेस हमने लगाया था, एक्सियल लोड लगाया तो एक्सियल स्ट्रेस हमारा जनरेट हुआ, एक्स एक्सिस में था। अगर वो स्ट्रेस हमारा वाई एक्सिस में भी जनरेट होने लगे, जेड एक्सिस में भी जनरेट होने लगे, जब एक डायरेक्शन में हमारा लोड लगे तो उस डायरेक्शन में जनरेट हुए स्ट्रेस को यूनी एक्सियल स्ट्रेस बोलते हैं। और जब एक से अधिक डायरेक्शन, मान लीजिए 2 डायरेक्शन में लगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे बाई एक्सियल स्ट्रेस। अगर 3 डायरेक्शन में स्ट्रेस हमारा जनरेट हो तो उसे हम लोग बोलेंगे ट्राई एक्सियल स्ट्रेस। एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। तो आइए देख लेते हैं। अभी तो हम लोगों ने एक्सियल यानी कि यूनी डायरेक्शन स्ट्रेस को पढ़ा, अब चलिए बाई डायरेक्शन और ट्राई कर लेते हैं, बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर करते हैं, चलिए देखिए पहले हम बात कर लेते हैं। जब हमने बात किया था यूनी एक्सियल स्ट्रेस की या यूनी एक्सियल लोड, तो ऐसे देखिए जब हमने बात किया था यूनी एक्सियल लोड, दैट मीन्स हमारा ये जो लोड है, ये जो लोड हमारा लग रहा है ये केवल एक डायरेक्शन में होगा, या तो एक्स डायरेक्शन में, या तो वाई डायरेक्शन में, या तो जेड डायरेक्शन में। दैट मीन्स स्ट्रेस आर इंड्यूस्ड इन वन डायरेक्शन, स्ट्रेस आर इंड्यूस्ड इन वन डायरेक्शन, केवल एक डायरेक्शन में हमारा स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। दूसरी बात करेंगे यूनी एक्सियल के बाद, जब हम लोग लगाएंगे बाई एक्सियल लोड, जब हम लोग लगाएंगे बाई एक्सियल लोड, दैट मीन्स अब हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए एक्स डायरेक्शन और मान लीजिए लोड इधर लगा दिए, लोड इधर लगा दिए वाई डायरेक्शन में, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, बाई एक्सियल हो जाएगा। ऐसे देखिए आप इस तरीके से एक स्पेसिमेन ले लीजिए और इसमें हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको पूरा बना दीजिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सपोज करिए
एक यहाँ पर इस डायरेक्शन में हमने लोड लगा दिया और इस डायरेक्शन में हमने लोड लगा दिया। ये हो गया एक्स डायरेक्शन और ये हो गया वाई डायरेक्शन। तो ऐसी लोडिंग को हम लोग बोलते हैं बाई एक्सियल लोडिंग। यहाँ पर एक एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा और एक वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। दैट मीन्स स्ट्रेस आर इंड्यूस्ड, स्ट्रेस आर इंड्यूस्ड इन टू डायरेक्शन। एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है। जिस डायरेक्शन में लोडिंग होगी उस डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्राई एक्सियल लोडिंग की। थर्ड बात करते हैं ट्राई एक्सियल लोड। चलिए, ट्राई एक्सियल लोड हमारा क्या होता है। इसमें देखिए, यदि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन में भी एक लोड हमारा लगना शुरू हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे ट्राई एक्सियल लोडिंग। व्हेन स्ट्रेस आर इंड्यूस्ड इन 3 डायरेक्शन। या ऐसा हो जाए, सपोज करिए कि एक कंपोनेंट हम लोग ले लें। देखिए, या ऐसा एग्जांपल में देख लीजिए कि एक हम लोग इस तरीके का मान लीजिए ऐसा हम लोग कंपोनेंट ले लें, ऐसा कंपोनेंट हम लोग ले लें। अब इस कंपोनेंट में सपोज करिए कि इस डायरेक्शन में हमारा मान लीजिए एक स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो और उसे हम लोग देखिए, इस डायरेक्शन में एक स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो सिग्मा, और किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा। सिमिलर इधर भी अगर एक स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा तो सिग्मा एक्स होगा। इस डायरेक्शन में अगर एक स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा तो वो हमारा होगा सिग्मा वाई। इस डायरेक्शन में भी इंड्यूस्ड होगा तो सिग्मा वाई। अब उसके बाद सपोज करिए इस पे हमारा क्या लगने लगे, शियर स्ट्रेस लगने लगे। मान लीजिए एक यहाँ पर हम लोग टाउ, एक यहाँ पे हम लोग टाउ लगा दें, एक इधर शियर लगा दें और एक इधर हम लोग शियर लगा दें। ये 3D की बजाय 2D में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करिए कि ऐसा ऑब्जेक्ट हमारा हो, यहाँ पर ये लगा दें सिग्मा एक्स, ये लगा दें सिग्मा एक्स, यहाँ पर सिग्मा वाई और ये हम लोग शियर स्ट्रेस टाउ लगा दें, ये भी शियर स्ट्रेस टाउ लगा दें, यहाँ पर शियर स्ट्रेस टाउ और यहाँ पर भी शियर स्ट्रेस टाउ लगा दें। तो इस तरीके से क्या होगा, इसमें ट्राई एक्सियल जो लोडिंग होगी, देखिए एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और शियर, इस तरीके से 3 तरीके का स्ट्रेस हमारा इंड्यूस्ड हो रहा है। अब इस स्ट्रेस को फाइंड करने के लिए एक चीज़ नोट पॉइंट करके देख लीजिएगा। नोट पॉइंट ये है कि देखिए, जब यूनी एक्सियल स्ट्रेस होगा वहाँ पर स्ट्रेस को जब हमें फाइंड करना होगा तो स्ट्रेस इज इक्वल टू SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब यही चीज़ बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल हो जाएगी तो उस समय स्ट्रेस को फाइंड करने के लिए या इस कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज करते हैं, थ्योरी ऑफ फेल्योर का यूज करते हैं। तो यहाँ से इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखिएगा, इन यूनी एक्सियल लोडिंग, आगे देखिएगा, इन यूनी एक्सियल लोडिंग हमारा थ्योरी ऑफ फेल्योर आर
नॉट यूज। यूनी एक्सियल लोडिंग में जब एक डायरेक्शन में, चाहे एक्स में, चाहे वाई में, चाहे जेड में, किसी एक डायरेक्शन में जब हमारा लोड लगा हो, और कब, जब हम बात करेंगे डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग, अभी फ्लक्चुएटिंग तो हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो स्टैटिक कंडीशन लोड में जब हमारा एक डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा हो या एक डायरेक्शन में लोड लगा हो, तो थ्योरी ऑफ फेल्योर का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ बाई एक्सियल एंड ट्राई एक्सियल लोडिंग, in case of biaxial and triaxial loading, theory of failure are used for find the maximum value of stress। ये लाइन जरूर याद रखिएगा, theory of failure मतलब इसे बोलते हैं TOF are used for find the maximum value of stress। स्ट्रेस परमिसिबल स्ट्रेस मिल जाए, अल्टीमेट स्ट्रेस मिल जाए, यील्ड स्ट्रेस मिल जाए, तो मटेरियल हमारा सेफ डिजाइन हम लोग पता कर लेंगे, कहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस होगा, कहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस होगा और कहाँ पे यील्ड स्ट्रेस होगा। हमेशा यील्ड स्ट्रेंथ से कम रखेंगे उसके मान को। तो इसलिए यह बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल में थ्योरी ऑफ फेल्योर का यूज करते हैं। और थ्योरी ऑफ फेल्योर क्या होता है, 100% इसके सेटिस्फेक्शन रिजल्ट को नहीं देता है, यह एक संभावना होती है। इट इज ए इमेजिनरी, मतलब लगभग 100% सत्य रिजल्ट देता है, लेकिन एकदम एक्यूरेट जस्ट 100% आप इसे नहीं कह सकते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, बस इसको देख लेते हैं। चलिए, इसको हम लोग देख लेते हैं। ऐसे देखिए, पहले हम लोग समझते हैं कि थ्योरी ऑफ फेल्योर हमारा क्या होता है। थ्योरी ऑफ फेल्योर, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इनके टाइप के बारे में, जो 5 थ्योरी ऑफ फेल्योर के टाइप होते हैं, उन 5 के टाइप के बारे में भी जानेंगे, कितने टाइप के होते हैं। फिर एक एक टाइप को अलग अलग स्पेसिफाई करेंगे। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि थ्योरी ऑफ फेल्योर हमारा क्या होता है। तो बेसिकली देखिएगा, फेल्योर थ्योरी टू ए प्रिडिक्ट द, देखिए फेल्योर थ्योरी टू प्रिडिक्ट द फेल्योर, predict the failure of a machine element subjected to biaxial stress or triaxial stress or triaxial stress to find a relation between stress and strength of material, between stress and स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो जो थ्योरी ऑफ फेल्योर होता है, देखिए वो किसी मटेरियल के मैक्सिमम स्ट्रेस को बताता है, किसी मटेरियल के मैक्सिमम स्ट्रेंथ को बताता है,
लेकिन यह भी एक प्रिडिक्शन होता है एकदम। इट इज़ नॉट प्रोड्यूस द 100% एक्यूरेट रिजल्ट बट नियरेस्ट द 100%। ये 100% रिजल्ट को नहीं देगा लेकिन नियरेस्ट 100% देता है। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। किस में करेंगे? बाई एक्सियल में करेंगे और ट्राई एक्सियल में करेंगे। तो ये हमारा होता है स्टूडेंट थ्योरी ऑफ फेल्योर, और ये 5 तरीके से यूज की जाती है। तो पांचों थ्योरी हमें आनी चाहिए, पांचों थ्योरी का नाम हमें पता होना चाहिए, पांचों थ्योरी के स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है वो पता होना चाहिए, और पांचों थ्योरी कैसे हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देती हैं। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हर थ्योरी के हैं, जिसे हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले ये देख लीजिए टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ फेल्योर। टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ फेल्योर। थ्योरी ऑफ फेल्योर के टाइप बेसिकली कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है। तो पांचों टाइप को हम लोग लिख लेते हैं और देन आगे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पांचों टाइप में देखिए, जो फर्स्ट टाइप होगा वो होता है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, इसे हम लोग ऐसे देखिएगा, सिग्मा मैक्सिमम, नॉर्मल स्ट्रेस तो हमारा यही होता है ना, सिग्मा मैक्सिमम, या इसको जब हम लोग शॉर्ट नेम से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, MNST। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि पूरा नाम क्या है तो इस तरीके से याद रखिएगा, MNST, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, इसे देखिएगा टाउ मैक्सिमम, शियर स्ट्रेस जो टाउ होता है, टाउ मैक्सिमम पे डिजाइन करेंगे। अभी सबका शॉर्टकट नेम लिख देते हैं, पहले सबका नाम लिख दें। थर्ड आपका हो जाएगा मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। और फोर्थ आपका हो जाएगा मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। और फिफ्थ आपका हो जाएगा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी। देखिए, ये 5 तरीके की थ्योरी हमारी स्टूडेंट होती है। इन्हीं 5 तरीकों की थ्योरी से हम लोग अपने स्टैटिक लोडिंग पे मटेरियल जो होता है उसकी डिजाइन करते हैं। डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग, थ्योरी ऑफ फेल्योर, डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग। जब फ्लक्चुएटिंग लोड हो जाएगा तो 2 इक्वेशंस हो जाएंगी, सोजरबर्ग और गुड्समैन। ये क्वेश्चन यही डायरेक्ट पूछा गया है। सोजरबर्ग इक्वेशन किसके लिए यूज करते हैं? फॉर स्टैटिक लोडिंग या फॉर डायनेमिक लोडिंग या फ्लक्चुएटिंग लोडिंग या बोथ या नन ऑफ दी। 4 ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन में क्या लगाना होगा? सोजरबर्ग के लिए, फ्लक्चुएटिंग लोड के लिए। तो ये देखिए, पहला हम लोग जो इक्वेशन यूज करते हैं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, इसे हम लोग MNST से डिनोट करते हैं। दूसरा हम लोग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, इसे टाउ मैक्सिमम निकालेंगे और यहाँ पर इसे MSST, इसे जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं MSST से। देन थर्ड हम लोग
मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ये देखिए हमारा क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, MSET। फोर्थ हमारा होता है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, MDET। ये जो हमारा होता है MDET। देन फिफ्थ हमारा होगा MNST। देखिए अभी आपको दिखाते हैं, दो नाम एक साथ आपको दिखाई देंगे। अगर आप शॉर्ट में देखना चाहें तो आपको देखिए MNST, लेकिन हमेशा याद रखिएगा जब ऐसा दिया रहे तो पहले पोजीशन पे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होता है और फिफ्थ पोजीशन पे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस पहले पे होता है, स्ट्रेन लास्ट में होता है। तो ये था डियर हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने अपने मशीन डिज़ाइन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। साथ में हम लोगों ने ये देखा कि डिज़ाइन हम लोग करते हैं तो स्टैटिक कंडीशन में कैसे करते हैं और डायनेमिक में, और स्टैटिक लोडिंग के लिए हमने एक एग्जाम्पल लेकर भी आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि कैसे हम लोग इसे डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए डियर, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एक एक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ये थ्योरी क्या होती है, ये सारी अलग अलग थ्योरी ऑफ फेल्योर को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें मशीन डिज़ाइन की अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो ठीक है स्टूडेंट, यहीं पे हम लोग अपना लेक्चर स्टॉप करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।